नमस्कार, अमर उजाला द बोनस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट से जुड़ा अपना फेवरेट वीकली शो प्रॉपर्टी जंक्शन, जिसमें हम प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट से जुड़े तमाम मुद्दे, तमाम हॉट टॉपिक जो होते हैं वो आपके सामने लेकर आते हैं, समझाते हैं और एक्सपर्ट की मदद से उसको बेहतर तरीके से डीकोड करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि आप जो हैं वो अपने निवेश केस से जुड़े हुए जो फैसले हैं रियल एस्टेट में वो बेहतर तरीके से ले सके। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दर्शकों का, हमारे इस शो पर जो प्यार बरसा रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले हमारे जो एपिसोड्स हैं वो कमाल के चले हैं, बहुत अच्छी प्रतिक्रियाएं आई हैं। ऐसा प्यार जो है वो आप लगातार बरसाते रहिए। हमारी कोशिश रहती है कि हम लगातार अच्छे अच्छे टॉपिक्स लेकर आएं और उनको बेहतर तरीके से आपके सामने पेश करें। इसी के साथ आज के शो का आगाज करते हैं, जो कि है प्रॉपर्टी के बढ़ते दाम और अफोर्डेबिलिटी को लेकर। कुछ साल पहले तक 1 करोड़ सुनते ही कोठी या बंगले की तस्वीर, यहाँ तक कि फार्म हाउस की जो तस्वीर होती थी वो रिवॉल्व करने लगती थी आपके इर्द गिर्द। लेकिन अब वही रकम, यानी कि 1 करोड़ की जो रकम है वो सिर्फ 2 BHK या 3 BHK फ्लैट की शुरुआती कीमत बन चुकी है। दिल्ली, बेंगलुरु, पुणे, हैदराबाद ही नहीं, अब इंदौर और कानपुर जैसे शहरों में भी करोड़ों का घर आम बात हो गई है। करोड़ का घर आम बात हो गई है एक तरह से। आखिर ऐसा क्या बदल गया है रियल एस्टेट मार्केट में? क्या अब मिडिल क्लास परिवार करोड़ खर्च किए बिना घर नहीं खरीद सकता? आज के प्रॉपर्टी जंक्शन में बात इसी पर करेंगे कि क्या 1 करोड़ का घर नया नॉर्मल बन गया है या कुछ और बात है, कुछ और संकेत यहां पर निकल के आते हैं। और भी कई सारी बातें होंगी, तो आज के शो में और भी कई सारी बातें हैं। चलिए जानते हैं आज के ऑन द शो में क्या क्या होगा। तो क्या 1 करोड़ का घर अब न्यू नॉर्मल हो गया है? ये बात करेंगे आज हम लोग एक्सपर्ट से। इसकी मदद से हम लोग इस बारे में जानने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि क्या अफोर्डेबल हाउसिंग रियल एस्टेट में इतनी तेजी असल में आ क्यों रही है, क्या वजह है इसके पीछे, क्या सब रीजंस निकल के आते हैं, उसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। उसके बाद हम लोग समझेंगे कि क्या अफोर्डेबल हाउसिंग का दौर जो है वो अब खत्म हो गया है, पुरानी बात हो गई है। क्या अफोर्डेबल जो हाउसिंग है उनको खरीदने की अब वो अफोर्डेबल रहा नहीं है, क्या इस पर होगी बात? इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि ज़मीन, ब्याज दरें या मांग तेज़ी की वजह असल में है क्या, क्या क्या वजह हो सकती है? क्या यही 3 वजह है? इसके अलावा कोई और रीजंस हैं कि जो मांग है उसमें थोड़ी सी गिरावट भी आई है? वहीं इसके अलावा और कई सारी बातों पे हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे कि अब मिडिल क्लास के लिए कैसे घर संभव हो सकता है, इस पर भी हम लोग आज चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर हम लोग बात करते हैं नोएडा के चोपड़ा परिवार की कहानी को एक बार यहाँ पर देख लेते हैं, जिसने 5 साल पहले घर का जो प्लान था वो टाल दिया। अब वही घर लेकिन जो है वो 2 गुना कीमत पर अब खरीदा जा रहा है। क्या है पूरी कहानी? चलिए यहाँ पर आप विजुअल्स के जरिए उसको देखिए। नोएडा के संजीव चोपड़ा को 2018 में एक प्रॉपर्टी डीलर ने 85 लाख रुपए में 3 BHK घर दिलाया था, लेकिन महंगा मानकर चोपड़ा जी ने फैसला टाल दिया। लेकिन बार बार मकान मालिक के चिक और किराया बढ़ाने की धमकी के बाद अब जब उन्होंने उसी प्रोजेक्ट की पड़ताल की तो वही 3 BHK घर 1 करोड़ 65 लाख में बिक रहा है। संजीव कहते हैं तब EMI डराती थी, अब कीमत। ये सिर्फ उनका नहीं, हजारों परिवारों का सच है। रियल एस्टेट की इस तेजी ने अफोर्डेबल हाउसिंग का सपना दूर कर दिया है। ये बात मेरे ख्याल से चोपड़ा जी की नहीं, कई लोग की ये दिक्कत है कि लोग सोचते हैं कि आज दाम जो चल रहे हैं वो थोड़े से भारी हैं, थोड़े से ज़्यादा महंगे हैं, कल प्रॉपर्टी खरीद लेंगे, कल थोड़े से दाम हो सकता है गिर जाए। लेकिन अल्टीमेटली होता क्या है, आज की जो प्रॉपर्टी के जो रेट थे वो आगे चल के जो होते हैं वो 2 गुना हो जाते हैं। लेकिन इसका समाधान क्या है? तो इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रॉपर्टी जंक्शन में वन ओक के ग्रुप CEO अमृतांशु रॉय जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस शो में। नमस्कार सर, सबसे पहले लग्जरी घरों से जुड़े कुछ आंकड़े आपके सामने हम यहाँ पर पेश करना चाहेंगे। DLF ने सर सिर्फ 1 हफ्ते में 2300 लग्जरी घर बेच दिए हैं। एनरॉक की रिपोर्ट कहती है कि फाइनेंशियल ईयर 2025 की पहली तिमाही यानी कि Q1 में देश के टॉप 7 शहरों में 1930 ऐसे घर बिके जिनकी कीमत 4 करोड़ रुपए से भी ज्यादा थी। ये बीते साल के मुकाबले सर करीब 28% जो है वो यहाँ पर एक तरह से इंक्रीमेंट यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है। सर, ये ट्रेंड जो है वो क्या इशारा कर रहा है, किस ओर इशारा कर रहा है कि अब जो अफोर्डेबल हाउसिंग की जो नई बिसात यहाँ पर बिछ रही है वो क्या डिफरेंट यहाँ पर कर रही है, क्या इशारा कर रहा है सर ये ट्रेंड पूरा? सर, पिछले हमारा जो कोविड रहा उसके बाद कोविड में काफ़ी सारा जो है वो सप्लाई रुक गया
राइट। डेवलपर्स ने कंस्ट्रक्शन बंद कर दिया। उसके बाद एक पेंटअप डिमांड आया। पेंटअप डिमांड के अलावा भी सर जो हमारे बायर्स थे, राइट, उन कोविड के बाद जो है वो सर माइंडसेट होम बायर्स का काफ़ी चेंज हो गया, राइट। और पीपल, जो लोग जो थे, जो कि डिले कर रहे थे होम बाइंग को लेकर के, वो लोग, और जो प्रिफर कर रहे थे रेंटिंग का, पेंडेमिक के बाद उनके एक सेंस में मेरा ओनरशिप और सिक्योरिटी का एक जो है उनके अंदर आया। और वो लोग बड़े घर, बेटर वेंटिलेशन और अपना घर जिसमें सिक्योरिटी हो, वो खोजने लगे। सर ये डिमांड जो है उसके बाद जो इंक्रीज हुआ, वो उसके साथ साथ सप्लाई उसको माप नहीं पाया। डिमांड ज़्यादा रहा, प्राइसेस इंक्रीज होने लगे, राइट। डेवलपर्स, और उसके अलावा सर सप्लाई के अलावा हमारा जो कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट था वो भी स्काईरॉकेट हो गया, राइट। 2021 से लेके 2025 तक में जो हमारा स्टील है, सीमेंट है, कॉपर है, एल्युमिनियम है, 30 से 50% तक सर वो बढ़ा। इसके कारण क्या है सर कि लेबर और लॉजिस्टिक्स एज वेल एज मटेरियल सारा कुछ एक्सपेंसिव हो गया। डेवलपर ने ये सारा का सारा कॉस्ट जो है वो पास ऑन कर दिया। और इसलिए अभी जैसे हमने देखा वीडियो में कि चोपड़ा जी जो 85 लाख की एक प्रॉपर्टी देख रहे थे 2018 में, आज के दिन में वो 1.65 करोड़ का हो गया। डिमांड प्लस जो सप्लाई कंस्ट्रेंट था वो दैट हैज़ चेंज्ड, और उसके कारण हम लोग ये सारा शिफ्ट देख रहे हैं सर प्राइस पॉइंट पे। डिमांड को सप्लाई जो है वो एक तरह से यहाँ पर माप नहीं सका, और दूसरी बात ये भी रही है कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है वो लगातार यहाँ पर बढ़ती हुई दिखी है पिछले 1, 2 और 3 सालों में, अगर एक तरह से देखा जाए। लेकिन सर कुछ साल पहले तक 1 करोड़ सुनते ही कोठी या बंगले की तस्वीर दिखती थी, जैसे कि हम लोगों ने शुरुआत में बताया था। मतलब लोग सोचते थे कि चलो ठीक है 1 करोड़ रुपए हैं तो यहाँ तो एक बंगला और कोठी तो बना ही जा सकती है, फार्म हाउस तक के सपने देख लिए जाते थे। लेकिन सर अब ये सिर्फ 1 या 2-3 BHK की फ्लैट तक ही एक तरह से जो सोच है वो सीमित हो गई है। बीते 4-5 साल में ऐसा क्या हुआ कि कीमतें इस तरह आग लग गई है? हालांकि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो आपने बताया वो तो एक बड़ा फैक्टर है ही, कोई और फैक्टर भी है यहाँ पर जो यहाँ पर कीमतों को एक तरह से यहाँ पर बढ़ा रहे हैं, पुश कर रहे हैं यहाँ पर? सर एक तो सर हमारा जो हमारा डिमांड सप्लाई लैग था प्लस कॉस्ट, राइट। उसके अलावा सर अर्बन डेंसिफिकेशन जो है वो भी इंक्रीज हुआ है ओवर अ पीरियड, राइट। आज के दिन में डेफिनेटली अर्बनाइजेशन इज इंक्रीजिंग, बट जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है टू सपोर्ट दैट हमारा जो अर्बनाइजेशन को, वो उतना शहरों के बाहर नहीं गया। तो शहर में ही जो लैंड थे उसमें ही डेवलपर्स ने या तो रीमॉडल करके वापस से प्रोजेक्ट्स लाए, या वहाँ के लैंड का प्राइसेस और भाग गया। तो ये एक एडिशनल रीज़न रहा, राइट, जहाँ पे कि पहले डेवलपर एक विला प्रोजेक्ट डाल सकता था, अब लैंड का कॉस्ट इतना हो गया कि वो FSI की कॉस्ट बढ़ी और डेवलपर्स ने उसको हाई राइज में तब्दील कर दिया। तो एक कोठी जो कि 2 और 3 BHK में तब्दील हो गया, बिकॉज लैंड कॉस्ट और ये सारे कॉस्ट फैक्टर्स बाद बाकी जो रहे हैं, ये दोनों चीज़ मिल करके ये सारे चेंजेस लाए हैं। जो आज जी 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 सॉरी एक्चुअली जो अगला क्वेश्चन भी था मेरा वो इसी से जुड़ा हुआ था, क्योंकि लैंड कॉस्ट यहाँ पर बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करती है और ज़मीन की कमी भी जो होती है कहीं ना कहीं वो यहाँ पर एक फैक्टर प्ले करती है। कॉस्ट को जो प्राइसिंग होती है फ्लैट्स की ले लीजिए या फिर घरों की ले लीजिए, उनकी प्राइसिंग को लेकर उस पर काफ़ी इंपैक्ट आता है, खासतौर पर दिल्ली NCR और मुंबई और बेंगलुरु और पुणे जैसे मेट्रो शहरों की अगर बात की जाए सर। लेकिन सर पहले 1 करोड़ रुपए में घर, पार्किंग और मेंटेनेंस सब कुछ मिल जाता था यहाँ पर, अब सिर्फ सुपर बिल्टअप एरिया ही मिलता है। और आखिर रियल एस्टेट का यह समीकरण कैसे बदल रहा है, इसको आप सर कैसे देखते हैं? सर दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर, पुणे, आपने जिन सब की भी बात की है सर, यहाँ पे ये सब हमेशा सिटीज़ रहे हैं जहाँ की मैसिव जॉब क्रिएशंस हुए हैं, राइट। स्पेशली IT हो या BFSI हो या मैन्युफैक्चरिंग भी हो, तो ये सारे सेक्टर्स जो हैं इन्हीं कुछ शहरों में रहा है और बढ़ा है, राइट। इसके कारण दैट हैज़ क्रिएटेड कि डिमांड का जो फैक्टर है वो इन सब शहरों में ज़्यादा आया है, राइट। और इसका ही एक कारण है कि गुड़गांव, व्हाइटफील्ड, बानेर, हिंजेवाड़ी, थाने, पुवई, कोई भी आप एरिया ले लीजिए सर, हर एक जगह पे जो है ये प्राइसेस बहुत इंक्रीज हुए हैं। बिकॉज जितने प्रोफेशनल्स थे वो उन लोगों ने कन्वीनियंस और लाइफस्टाइल को लेने के लिए डेफिनेटली पोस्ट कोविड ये सारे प्राइसेस डिमांड और सप्लाई का ही रहा है सर। डेफिनेटली लैंड उतना ही है और इंफ्रास्ट्रक्चर बाहर बहुत ज़्यादा बढ़ा नहीं, कुछ शहरों में बढ़ा है। गुड़गांव में हम लोगों ने देखा है कि हमारा जैसे द्वारका आया,
तो वह उन सब जगहों पे भी हमारा इंक्रीज हुआ है, बट वो फिर वहाँ पे यही हो जाता है सर कि वो शहर के बाहर है तो लोग लेना चाहते हैं फिर गुड़गांव और गुड़गांव के बगल के ही शहरों में। सर ये बात आपने बिल्कुल सही बोली है। और प्रोफेशनल्स की यहाँ पर जैसे आप बात कर रहे हैं कि उनका थोड़ा सा यहाँ पर ओवरटेक यहाँ पर एक तरह से ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि ज़्यादातर जो ऑक्यूपेंसी है वो उनकी तरफ से हो रही है। अगर मेट्रो शहरों की बात करें सर, खासकर युवा प्रोफेशनल्स के लिए अगर मैं एक सवाल यहाँ पर रखना चाहूँगा कि सर क्या ये जो कहानी है ये कहना एक तरह से यहाँ पर सही होगा कि घर खरीदना ज़रूरत नहीं बल्कि एक लग्जरी और स्टेटस का सिंबल बनता जा रहा है लोगों के लिए, खासतौर युवा प्रोफेशनल्स के लिए, जैसे कि हम लोग यहाँ पर चर्चा भी कर रहे हैं उनके लिए? सर लग्जरी और स्टेटस अपर मिडिल इनकम सेगमेंट और यंग प्रोफेशनल्स के लिए सर ओन एक घर जो मतलब घर खरीदना राइट अब एक नेसेसिटी है सर। और उसके अलावा सर बड़ा घर खरीदना तो डेफिनेटली लाइफस्टाइल और स्टेटस है, बट हर एक आदमी अपना आज के दिन में गिवन द वेरिएबिलिटी स्टॉक मार्केट में राइट लोग पैसा भी चाहते हैं कि हम रियल एस्टेट में डालें और हमारा ताकि वहाँ पे, और रियल एस्टेट का कैपिटल इंक्रीज हमेशा से रहा है क्योंकि डिमांड रहा है तो हमेशा कैपिटल इंक्रीमेंट्स वहाँ पे रहे हैं। लेकिन डिमांड फॉर लग्जरी और ब्रांडेड रेसिडेंस जैसा कि आपने पहले बताया कि डीएलएफ का कैमिलियाज हो या फिर लोधा और ओबराय के प्रोजेक्ट्स हों बॉम्बे में राइट, बुकिंग्स जो रहे हैं वो हंड्रेड्स ऑफ करोर्स में रहे हैं राइट, और कुछ ही दिनों में बिके हैं ये सारे के सारे। तो डेफिनेटली बायर्स जो हैं वो लाइफस्टाइल विच आर जिसको कि एम्यूनिटी सपोर्ट करता है। अब हम लोग सर उसको हम लोगों ने एक नया टर्म दिया है एम्यूनिटी इन्फ्लेशन राइट। तो जो एम्यूनिटी से रिलेटेड इन्फ्लेशन है वो भी इन सब प्रोजेक्ट्स में प्राइसेस बढ़ा रहा है। डीएलएफ कैमिलियाज को ले लीजिए सर, वहाँ का जो क्लब हाउस है अपने आप में आपको बाहर कहीं निकलने की ज़रूरत नहीं है, पूरा का एक पूरा शहर है सर वो। तो एम्यूनिटी इन्फ्लेशन भी जो है वो और डेफिनेटली विथ द एम्यूनिटी कम्स द लग्जरी एंड स्टेटस एज वेल राइट। तो ये सब को एग्जिस्ट कर रहे हैं। सर एम्यूनिटी इन्फ्लेशन ये बिल्कुल नया शब्द हम लोग को दिया आपने एक तरह से, इस पर थोड़ा सा शोध करना पड़ेगा हम लोग को आगे चल के यहाँ पर। सर एम्यूनिटी इन्फ्लेशन की अगर बात हो रही है तो फिर जैसे कि एम्यूनिटीज़ जैसे बढ़ती हैं, जैसे कि आपने सर बताया भी, एक ही जगह पे सारी एम्यूनिटीज़ आपको मिल जाती हैं, सारी फैसिलिटीज़ आपको मिल जाती है, एक पूरा शहर वहाँ पर बस जाता है एक तरह से, अगर उसको एक सोसाइटी को हम लोग यहाँ पर देखें सर। लेकिन जिस तरह से उसकी वजह से भी प्रॉपर्टी के जो दाम है वो लगातार बढ़ रहे हैं, क्या लगता है सर कि जो कीमतें लगातार बढ़ रही हैं वो एक बबल है? क्या आने वाले समय में कीमतों में गिरावट की कोई उम्मीद यहाँ पर लेकिन दिख रही है? क्योंकि एम्यूनिटीज़ तो वैसे बढ़ती जा रही है जैसे कि आप बोल रहे हैं, उसकी वजह से भी प्रॉपर्टी के रेट तो बढ़ते जाते हैं, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए क्या कीमतें एक यहाँ पर बबल का काम कर रही हैं जो कि आगे फट सकता है? सर नॉट रियली। मेरा ये मानना है सर कि जो हमारा करंट राइज है डिमांड, ये डिमांड ड्रिवन है राइट, ये स्पेकुलेटिव नहीं है जैसा 2011, 12, 13 में हुआ राइट, वो ऐसा नहीं है। डेवलपर्स आज के दिन में बहुत कॉशियस हैं। रेरा का रेगुलेशन हो राइट जिसमें कि एस्क्रो के नॉर्म्स हैं राइट, ये दैट हैज़ ब्रॉट काफ़ी सारा फाइनेंशियल डिसिप्लिन लाया है डेवलपर्स के बीच राइट। और उसके कारण जो पहले फेक सप्लाई आता था वो अब नहीं है। उसके अलावा सर इन्वेंट्री भी अभी काफ़ी हेल्दी है राइट। क्वार्टर टू क्वार्टर जो अभी जो सेल हो रहा है वो थोड़ा बहुत कम आया है राइट। पिछले कुछ क्वार्टर्स में, पिछले 14 से 16 क्वार्टर्स में हम लोगों ने देखा है कि थोड़ा सा देयर इज़ अ स्लो डाउन राइट, बट स्लो डाउन डज नॉट मीन्स प्राइस करेक्शन। तो प्राइस को नीचे में आता हुआ देखता नहीं हूँ राइट। डेफिनेटली इन टर्म्स ऑफ द जो ऑफ टेक है वो थोड़ा सा बैलेंस होगा। जैसा हम लोग देख रहे थे कि वीक्स में बिक जा रहा है, वो उसमें थोड़ी सी करेक्शन आएगी। और कुछ जो माइक्रो मार्केट्स हैं जहाँ पे कि ओवर प्राइसिंग हो गई थी उसमें थोड़ा बहुत करेक्शन डेफिनेटली आएगा। डेफिनेटली गुड़गांव जैसे एकदम ओवर प्राइस हो गया था, वहाँ थोड़ा बहुत करेक्शन आएगा 5 से 8% मैक्सिमम राइट, बट क्रैश तो नहीं होने वाला है सर। ये क्रैश नहीं होगा, लेकिन जो गुड़गांव हो गया या फिर दिल्ली एनसीआर के जो बड़े शहर हो गए जहाँ पर बड़े बड़े जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनके जो दाम बढ़ रहे हैं वहाँ पर थोड़ा बहुत कलेक्शन जो है 7 से 8% का यहाँ पर आ सकता है, ऐसी ही उम्मीद और ऐसा एक तरह से यहाँ पर जो संभावना है वो यहाँ पर सर जताते हुए यहाँ पर साफ तौर पर दिख रहे हैं। इससे पहले सर आगे एक हम लोग अपनी चर्चा जारी रखें उससे पहले एक बता देते हैं कि मतलब दर्शक जो हैं वो हमसे ऐसे अपने जो सवाल है प्रॉपर्टी से जुड़े हुए वो कैसे पूछ सकते हैं। आप हमारे यूट्यूब पे तो जो हमारे शोज़ होते हैं उस पर तो आप अपने कमेंट्स देते ही हैं, अपना प्यार बरसाते हैं, उस पर सवाल भी पूछते हैं। इसके अलावा आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी जाकर अपने सवाल हम लोग से पूछ सकते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं PROP
यानी कि P कैपिटल और ROP यहाँ पर लिखकर आपको 9354027995 पे अपने सवाल हम लोग को यहाँ पर भेज देने हैं। उसके बाद हम लोग कोशिश करेंगे कि उनको अपने शो में जो है वो हम लोग इंकॉर्पोरेट करें। उसके अलावा यूट्यूब जैसे मैंने बताया कि वहाँ पर आप तो पूछते ही हैं, फेसबुक और सोशल मीडिया हैंडल यानी कि X पर भी आप अपने सवाल हमको यहाँ पर भेज सकते हैं। वापस आते हैं अपने मुद्दे पर। सर कई सारे लोगों के यहाँ पर दर्शकों के सवाल भी यहाँ पर आ रहे हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म से, तो चलिए एक एक करके उनके सवाल भी सर यहाँ पर ले लेते हैं। तो इंदौर से संदीप अग्रवाल कह रहे हैं कि क्या रीसेल में फ्लैट लेना ही मिडिल क्लास के लिए अब ऑप्शन बचा है जब इतनी कीमतें बढ़ रही हैं? सर क्या कहना है इस पे? सर रीसेल में सर डेफिनेटली 10 से 20% का प्राइस एडवांटेज रहता है ओवर अ न्यू लॉन्च, राइट? क्यों, लेकिन और बिकॉज रेडी टू मूव है तो आपको उस पर GST नहीं लगता है, राइट? और इन जनरल देखा गया है कि बेटर कारपेट एरिया मिलता है ओवर अ न्यू लॉन्च। बट सर बहुत 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 ज़रूरी है कि जो हमारे बायर हैं संदीप जी यहाँ पे वो टाइटल की क्लैरिटी एक बार ठीक से चेक करें, स्ट्रक्चरल क्वालिटी और सोसाइटी की क्या कंडीशन है वो देखना बहुत ज़रूरी होगा, राइट? ये यही मैं कहूँगा सर। रीसेल फ्लैट में कोई लेने में दिक्कत नहीं है, लेकिन जो दिक्कतें हैं, जो मतलब एक तरह से जो क्लैरिटी है वो आप अलग अलग डॉक्यूमेंट्स के जरिए यहाँ पर चेक कर सकते हैं, उसके बाद उसमें भी जा सकते हैं, ऐसे कोई इशू उसमें नहीं है। सर आदित्य मेहता यहाँ पर बेंगलुरु से हैं, वो कह रहे हैं कि क्या अब प्लॉट लेना फ्लैट से ज़्यादा फायदेमंद होगा कि क्या किया जाए सर इसमें? सर प्लॉट जो है डेफिनेटली अपने आप उसमें लैंड ओन करते हैं, राइट? और एप्रिसिएशन प्लॉट्स में हमेशा हायर रहा है इन लॉन्गर टर्म, राइट? और आप अपने हिसाब से उसमें डिज़ाइन करके बना सकते हैं। बट रिस्क जो है वो प्राइमरली लीगल वेरिफिकेशन का है, इंक्रोचमेंट का है, राइट? और इन जनरल प्लॉट्स लेते हैं तो वहाँ अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बना है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो डिलेड इंफ्रास्ट्रक्चर का रहता है, बिकॉज इन जनरल प्लॉट्स जो है वो हमें शहर के पेरिफेरी में ही मिलता है, राइट? फ्लैट्स हैसल फ्री हैं, राइट? एमिनिटीज़ के साथ आते हैं, जो कि आपको प्लॉट्स में शायद बहुत कम ऐसे होते हैं जहाँ पे कि आपको एमिनिटीज़ और क्लब हाउस भी है। तो अगर वो है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फ्लैट्स तो डेफिनेटली आज के दिन में सब एमिनिटीज़ के साथ आते हैं। ईजियर है उसको रीसेल करना या रेंट करना, राइट? तो फ्रॉम अ एंड यूज़र पर्सपेक्टिव जो कि बेंगलोर में है, राइट, या ऐसे किसी बड़े शहरों में है, वहाँ पे सर फ्लैट जो है वो कन्वीनियंस और सेफ्टी देता है, राइट? और अगर प्योर प्ले इन्वेस्टमेंट की तरह से देख रहे हैं तो सर प्लॉटेड डेवलपमेंट में जा सकते हैं, राइट? जहाँ पे कि अपकमिंग कॉरिडोर है जहाँ सरजापुर देवनहल्ली बेंगलोर में, उस तरफ वो रहेगा और बेटर रिटर्न्स है प्लॉट में फॉर श्योर। सो इट हैज़ इट्स ओन प्रोज एंड कॉन्स। सवाल भी सर जो है वो बड़े शहरों से आ रहे हैं। अभी बेंगलुरु से था, अभी गुड़गांव से एक सवाल आया है। रितिका शर्मा पूछ रही है कि क्या आप 70 से 80 लाख रुपए की प्रॉपर्टी के लिए छोटे शहरों का रुख करना चाहिए? गुड़गांव से रितिका शर्मा ये सवाल पूछ रही हैं, छोटे शहरों में रुख करना चाहिए अगर 70 से 80 लाख रुपए की प्रॉपर्टी अगर वो ढूंढ रहे हैं तो? सर डेफिनेटली टियर 2 सिटीज़, जयपुर ले लीजिए, लखनऊ जहाँ हम भी बना रहे हैं काफ़ी कुछ, राइट? इंदौर, कोयम्बतूर, नागपुर, राइट? इन सब जगहों पे सर डेफिनेटली प्राइसेस आर गुड़गांव के मुकाबले तो बहुत ही कम है, राइट? और आपको एक अच्छा 3 BHK अपार्टमेंट जो है वो आपको 1 करोड़ रुपए या 1 से सवा करोड़ रुपए तक में मिल जाएगा, जो कि डेफिनेटली गुड़गांव जैसे जगहों में तो बिल्कुल ही नहीं मिलेगा, राइट? तो इट्स अ ट्रेड ऑफ बिकॉज देर इज़ अ जॉब अपॉर्चुनिटी और कनेक्टिविटी, राइट? और दूसरी तरफ है अगर आपका वर्क है जो कि हाइब्रिड है या रिमोट है, राइट, तो आप ये सोच सकते हैं। सर मेरे ख्याल से टियर 2 शहरों में भी थोड़ा सा मुश्किल अब हो गया है। 1 करोड़ या मतलब जैसे कि इनका सवाल तो 70 से 80 लाख रुपए वाली प्रॉपर्टी के लिए है। लखनऊ और जयपुर जैसे शहरों में भी मतलब 1 करोड़ से नीचे तो नहीं मिलेगा। तो क्या टियर 3 शहरों का रुख करना चाहिए यहाँ पर, अगर 70 से 80 लाख की एक ब्रैकेट यहाँ पर अगर रखी गई है रितिका की ओर से? जी सर, 3 BHK डेफिनेटली आपने सही बोला सर। 3 BHK 70 से 80 लाख में आज के दिन में टियर 2 सिटी में भी मिलना बहुत मुश्किल है, अच्छे डेवलपमेंट्स में, राइट? बिकॉज क्लास ऑफ डेवलपर्स वहाँ पे भी अलग अलग हैं, तो अच्छे डेवलपमेंट्स में 70 से 80 लाख में तो बहुत मुश्किल होगा। तो टियर 3 सिटी और अच्छे टियर 3 सिटीज़ है सर, हम भी काम कर रहे हैं। जैसे बरेली में अभी हमने एक नया प्रोजेक्ट हम डाल रहे हैं,
राइट, तो प्राइस ब्रैकेट वैसा ही है और विथ ऑल द एमिनिटीज, तो ऐसा है। तो टीयर 3 शहरों में कोशिश कर सकते हैं कि वहाँ पर 70 से 80 लाख, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जो प्रॉपर्टी के दाम है वो जी बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं और डिमांड जो है यहाँ पर पूरी करना थोड़ा सा यहाँ पर जो डेवलपर्स हैं उनके लिए भी थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। इस वजह से भी थोड़ा सा ये है कि प्राइसेस जो है वो लगातार यहाँ पर पुश हो रहे हैं। सर से अपनी चर्चा जारी रखेंगे, इससे पहले चलते हैं अब यहाँ पर अंजलि सिंह के पास, जो कि यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हो गई हैं। वो बताएंगी कि अनलॉक की रिपोर्ट में क्या बताया गया है कि 2025 में नए घरों की जो सप्लाई है उसमें कितनी गिरावट आ गई है। ओवर टू यू अंजलि। शुक्रिया अभिषेक। और देखिए, घर खरीदने का जो सपना होता है वो हर मिडिल क्लास का होता है और कई सालों से वो एक अपनी जो जमा पूंजी है उसे बनाकर रखता है, एक पैसा जो है वो बचाकर रखता है ताकि आने वाले समय में वो घर खरीद सके। लेकिन एनरॉक की रिपोर्ट जो सामने आई है उसमें आपको ये पता होना चाहिए कि आखिरकार घरों की जो सप्लाई है वो कितनी हुई है। घर खरीदने की सोच रहे हैं या प्लानिंग कर रहे हैं तो आप इस रिपोर्ट पर जरा नजर डाल लीजिए। देखिए, अगर हम बात करें कि नए घरों की जो सप्लाई है वो कितनी हुई है तो बड़े महानगरों की हम बात करेंगे। जो डेटा सामने आया है इसमें हम पिछले एक साल का कंपैरिजन करेंगे। देखिए, Q3 2025 और Q3 2024 यानी कि पिछले साल से अब तक कितनी सप्लाई जो है वो हुई है, कितना बदलाव इसमें देखने को मिला है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। दिल्ली एनसीआर की अगर हम बात करें तो इस बार 12,645 यूनिट्स जो हैं उसकी सप्लाई हुई। वहीं पिछले साल 14,130 यूनिट्स की सप्लाई जो है वो देखने को मिली थी, यानी कि पिछले साल थोड़ा ज्यादा था। अब इसमें जो बदलाव है वो अगर हम देखें तो 11% की जो गिरावट है वो इस बार देखने को मिली है। मुंबई की अगर हम बात करें तो 29,565 यूनिट्स जो हैं वो इस बार निकाली गई। और वहीं दूसरी ओर 2024 की अगर हम बात करें पिछले साल तो देखिए 29,615, हालांकि उतना ज्यादा इसमें फर्क आप देखेंगे कि यहां पर उतना ज्यादा फर्क इसमें नहीं हुआ है, कोई बदलाव नहीं हुआ है। बेंगलोर की अगर हम बात करते हैं तो 15,190 यूनिट्स की जो सप्लाई है वो इस बार हुई। वहीं 15,915 यूनिट्स की सप्लाई पिछले साल देखने को मिली थी। अगर दोनों का कंपैरिजन अगर हम करते हैं पिछले साल से अब तक का तो देखिए 5% की इसमें गिरावट देखने को मिली। वहीं पुणे की अगर हम बात करें तो 19,375 यूनिट्स की सप्लाई हुई है। 12,450 यूनिट्स की सप्लाई पिछले साल हुई। अगर एक साल का कंपैरिजन अगर हम करते हैं तो इसमें यहां पर आप देखेंगे पिछले साल कम हुई, इस बार थोड़ी ज्यादा हुई है, यानी कि 56% का काफी अंतर यहां पर देखने को मिलता है। 56% का जो यहां पर अंतर है वो देखा गया है, बढ़ोतरी यहां पर हुई है। इसके अलावा हैदराबाद की अगर हम बात करें तो यहां पर 8,630 यूनिट्स की सप्लाई हुई इस बार। और पिछले साल देखिए, पिछले साल हालांकि ये जो सप्लाई थी नए घरों की वो ज्यादा थी। यहां पर देखिए 13,890 यूनिट्स की सप्लाई हुई और अंतर अगर आप देखेंगे पिछले साल से अब तक का तो 38% की जो गिरावट है इस बार वो देखने को मिली है। चेन्नई की अगर हम बात करें 6,365 यूनिट्स की सप्लाई हुई इस बार और 4,620 यूनिट्स की सप्लाई पिछले साल हुई थी। तो दोनों का अगर हम अंतर देखें तो इस बार बढ़ोतरी हुई है, यानी कि प्रतिशत जो है वो बढ़ गए हैं। 38% का बदलाव इसमें देखने को मिला है। कोलकाता की अगर हम बात करें तो कोलकाता में देखिए 4,890 यूनिट्स की जो सप्लाई है घरों की वो हुई यहां पर और 3,130 यूनिट्स की सप्लाई पिछले साल हुई है। तो इसमें हालांकि पिछले साल कम हुई, इस बार थोड़ी ज्यादा हुई, तो इसमें अंतर भी आप उसी तरीके से देख पाएंगे। 56% का अंतर इस बार देखने को मिल रहा है। तो यानी कि इस एनरॉक की रिपोर्ट के मुताबिक ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस महानगर में कितनी सप्लाई जो है यूनिट्स की वो हुई है पिछले साल के कंपैरिजन में। इस साल के कंपैरिजन की अगर हम बात करें पिछले एक साल में तो इस रिपोर्ट से आप अंदाजा लगा सकते हैं। थैंक यू अंजलि, इन तमाम जानकारियों के लिए। आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया है कि यहाँ पर जो सप्लाई का जो फ़र्क आया है वो कितना कितना आया है Q3 2025 और Q3 2024 में। लेकिन वाकई में यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि दिल्ली एनसीआर में यहाँ पर गिरावट रही है सप्लाई में। वहीं मुंबई की बात करें तो वहाँ पर फ्लैट रहा है। बेंगलुरु में भी गिरावट है, हैदराबाद में भी गिरावट है और कोलकाता, चेन्नई और एक तरह से पुणे की अगर बात करें तो यहाँ पर सप्लाई थोड़ी सी बढ़ती हुई दिखी है। सर, ओवरऑल सप्लाई में तो यहाँ पर एक तरह से गिरावट ही देखने को मिली है, लेकिन जो ये 3-4 जो मेट्रो शहर है वहाँ पर जो सप्लाई जो बढ़ी है उसकी वजह क्या मान रहे हैं? क्योंकि वहाँ पर सप्लाई की जो ये कमी है वो वहाँ पर क्यों नहीं दिखी एक तरह से अगर देखा जाए तो? सर, ये सारा जो हमारा गुड़गांव या फिर हैदराबाद या कहीं पे भी जो अभी सप्लाई में थोड़ा सा डाउन आया है उसका कारण यही रहा है कि डिमांड भी सॉफ्टन हुआ है, राइट, डेफिनेटली। और आप जैसा हमने देखा कि आरबीआई का रेपो रेट जो है वो क्लाइम किया है, 4% 2022 में था, आज के दिन में 6.5% है, राइट।
तो लोग बिकॉज ऑफ हायर EMI लोगों का भी देयर इज अ सॉफ्टनिंग ऑफ द डिमांड, राइट। तो सॉफ्टनिंग ऑफ डिमांड इज उसको मैच किया जा रहा है विद सॉफ्टनिंग ऑफ सप्लाई रादर देन अ करेक्शन इन द प्राइस। यही हम लोग पहले बात कर रहे थे। तो ये ऐसा ट्रेंड देखने को मिल रहा है। सर ब्याज दर जी कंटिन्यू सर, जी कंटिन्यू। सॉरी सर प्लीज। सर ब्याज दरों की आपने यहाँ पर जैसे बात की, तो क्या बढ़ी हुई ब्याज दरें और महंगी EMI ने ही सर मिडिल क्लास के लिए अपने घर का जो सपना है वो एक तरह से यहाँ पर दूर कर दिया है? क्या इसका असर हाउसिंग डिमांड पर दिख रहा है? क्योंकि अगर एक तरह से देखा जाए तो RBI ने जो था वो रेपो रेट तो यहाँ पर घटाई भी थी। क्या बैंक जो है वो उसका जो फ़ायदा है वो एक तरह से जो हमारे जिनको खरीदना है घर उनको पहुँचा नहीं रहे हैं? हाँ सर, बिल्कुल। हमारा जो होम लोन के रेट्स रहे हैं वो बढ़े ही हैं, राइट। एंड फॉर सैलरीड बायर्स जो हैं उनके लिए दैट मीन्स अ टाइटर बजट, राइट। और डिसीजन में डिले हो रहा है, उसके कारण हमें ये देखने को मिला है। लेकिन कुछ एक और बात मैं सर यहाँ ऐड करना चाहूँगा कि एक जो कनेक्टिविटी हो रही है इंडिया में बिटवीन Tier 2 एंड Tier 3 सिटी बिकॉज ऑफ बेटर हाईवेज, तो हम लोग ये भी देख रहे हैं कि Tier 2 सिटी में जो है वो डिमांड जो है Tier 3 से काफ़ी परकुलेट हो रहा है। कमिंग बैक ऑन द EMI फ्रंट, डेफिनेटली डेवलपर्स कोशिश कर रहे हैं कुशन करने की, राइट। buy now pay later kind of a schemes, right? But definitely ultimately affordability has taken a hit in the last few quarters. अफोर्डेबिलिटी तो है उसने एक तरह से यहाँ पर बड़ा हिट लिया है, जैसे कि सर यहाँ पर साफ संकेत देते हुए दिख रहे हैं, साफ बताते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। लेकिन सर सरकार या RBI की जो हाउसिंग स्कीम्स है, प्रधानमंत्री आवास योजना की ही अगर हम लोग बात कर लें, तो आज की जो कीमतें हैं उसके हिसाब से सर अगर देखा जाए तो वो इन कीमतों को और हाउसिंग, अफोर्डेबल हाउसिंग को लेके वो प्रासंगिक हैं, मतलब एक तरह से रिलेटेबल हैं कि नहीं है? सर बिल्कुल, मतलब सर काफ़ी कुछ हुआ है। PMAY अर्बन जो कि कंटिन्यू किया गया है दिसंबर 2025 तक फॉर अर्लियर सैंक्शंस, राइट। तो काफ़ी कुछ हुआ है। ऑन ग्राउंड एग्जीक्यूशन थोड़ा स्लो है, राइट। प्राइवेट डेवलपर्स जो थे उनको अफोर्डेबल हाउसिंग थोड़ा अनवाइबल हो गया बिकॉज लैंड कॉस्ट बढ़ गए, सब्सिडी उतनी है नहीं, कॉस्ट हैव इंक्रीज, जो हम लोगों ने शुरुआत में बात करी, राइट। उसके कारण जो शेयर ऑफ अफोर्डेबल लॉन्चेस है वो ड्रॉप हो गया, राइट। ऑलमोस्ट अगर हमने कुछ रिपोर्ट्स पढ़े हैं, ऑलमोस्ट 35 to 40% ड्रॉप आया इन बेयरली फॉर लास्ट 5 years। तो स्कीम एग्जिस्ट कर रही है, राइट, पॉलिसी है, राइट। बट फॉर द अर्बन एंड मिडिल इनकम सेगमेंट बायर के लिए अफोर्डेबल हाउसिंग अभी भी थोड़ा सा आउट ऑफ रीच है। बिल्कुल सर, आउट ऑफ रीच ही है, क्योंकि अभी अफोर्डेबल हाउसिंग से ही जुड़ा सर एक सवाल ये भी है कि जो योजना है वो अब सर वाकई में ज़मीन पर एक तरह से यहाँ पर दिख रही हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक तरह से कोरी कागज़ वाली बात हो गई है, या फिर ये सिर्फ एक तरह से घोषणा तो सीमित हो गई है कि भाई मैंने ऐलान कर दिया, लेकिन अल्टीमेटली जो फ़ायदा है वो हमारे इन्वेस्टर्स के लिए या फिर जिनको घर अफोर्ड करना है, यहाँ पर ख़रीदना है, उनको इसका फ़ायदा एक तरह से मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। क्या लगता है सर इस पर? सर साइजेस छोटे हो रहे हैं, राइट। लोगों को तो जिनको घर खरीदना है और जिनको एक अच्छे अपने फैमिली को एक सिक्योरिटी देनी है, वो फिर भी जोड़ रहे हैं। उनका जो EMI एज अ परसेंटेज ऑफ जो उनका एक इनकम का परसेंटेज है वो आज के दिन में थोड़ा बढ़ गया है, दैट इज़ अनदर फैक्टर, राइट। तो अब आजकल लोग जो है वो 40% तक ऑफ देयर इनकम वो EMI भर रहे हैं, राइट। तो ये जो, और दूसरा जो मेट्रो स्टाइल ट्रांसफॉर्मेशन आया है वेयर हाई राइज बढ़ गए हैं, घर थोड़े छोटे हो गए हैं, तो ऐसा करके फिर भी दिख रहा है कि सारा का सारा डेवलपर्स ने डाला है और डिमांड हैज कॉट अप, इसलिए शायद प्राइसेस भी नीचे नहीं गए, बट अब धीरे धीरे डिमांड स्लो होने लगा है विथ ऑल द चेंजेस इन द RBI थिंग। थोड़ा बहुत चेंजेस आए हैं। सर जैसे कि हम लोग शुरुआत में ये बात कर रहे थे कि अगर लखनऊ ले लें या फिर जयपुर ले लें या फिर इंदौर ले लें, तो वहाँ पर जो आपके घरों की जो कीमतें हैं, जो अच्छे घर मिल रहे हैं वो भी वहाँ पर 1 करोड़ से कम नहीं मिल रहे हैं। जो सर ये Tier 2 शहर जो हमारे ये वाले हैं जहाँ पर प्रॉपर्टी के लेके हम लोग चर्चा कर रहे हैं, उनमें क्या सर मेट्रो ट्रांजिशन देखने को मिल रहा है एक तरह से?
जी सर, आप उसको मिनी मेट्रो कहिए, मेट्रो स्टाइल ट्रांसफॉर्मेशन कहिए, राइट। लेकिन लाइफस्टाइल भी चेंजेस हो गए हैं सर वहाँ पे, राइट। क्वालिटी ऑफ लाइफस्टाइल जो है आज के दिन में जो आपको गुड़गांव में या इनके बगल के शहरों में मिलता है, वो सारे आज के दिन में आपको कानपुर, इंदौर, जयपुर कहीं पे भी उसी तरीके का लाइफस्टाइल है, दो इन अ सॉफ्टर सेंस। डेवलपर्स जो है वो एमिनिटी रिच प्रोजेक्ट्स ला रहे हैं, राइट। डेफिनेटली प्राइस पॉइंट इज हायर, और सारा का सारा 1 करोड़ के मार्क को इसलिए चेंज कर गया बिकॉज एमिनिटी इन्फ्लेशन जो कि हमने पहले बात करी, और इतना ज़्यादा अब कुछ इनफैक्ट हम लोगों ने लखनऊ में सर ये भी देखा है कि बहुत सारे लोग जो जिनको वर्क फ्रॉम होम या हाइब्रिड मोड में जो काम कर रहे हैं, वो लोग काफ़ी लोग शिफ्ट भी किए हैं सर, टियर 1 से टियर 2 सिटी की तरफ। सर एमिनिटी इन्फ्लेशन की सर आपने बात की थी शुरुआत में, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को इसके बारे में और बता दीजिए ताकि आगे चल के अगर वो खरीदारी करें तो उनको भी थोड़ी सी इस समझ के साथ वो उस फोकस के साथ प्रॉपर्टी में पैसा लगाएं। जी सर, आज के दिन में रह रहा होने के कारण सर क्या है कि जो जो एक डेवलपर ने आपको ब्रोशर में या कहीं पे भी लिख करके दिया है, वो अब आज के दिन में आपको वही देता है, राइट। आप डेफिनेटली डेवलपर्स के पिछले प्रोजेक्ट्स को देखें, उससे काफ़ी कुछ एक सेंस मिलता है कि वो कैसा क्वालिटी डेवलप कर रहे हैं, किस किस तरीके के क्वालिटी डिलीवर कर रहे हैं, टाइमलाइंस कैसा रहा है, राइट। और जो हम लोगों ने एमिनिटी इन्फ्लेशन की बात करी, जितना बड़ा प्रोजेक्ट उतना ज़्यादा एमिनिटीज़, और डेफिनेटली उस एमिनिटी का वो एक चार्जेस लेते हैं। तो क्लब हाउस चार्जेस कितने हैं, कंपैरिजन होना चाहिए 2-3 प्रोजेक्ट्स के बीच, वो आपको थोड़ा एक सेंस देगा, राइट। और डेफिनेटली एक बहुत अहम बात ये है कि जितने बड़े प्रोजेक्ट होते जा रहे हैं उसकी डेंसिटी भी वैसे बढ़ रही है, तो जो एमिनिटीज़ हैं उस डेंसिटी को केटर करने के लिए है कि नहीं, ये एक चीज़ आपको बिल्कुल देखनी चाहिए जब आप प्रोजेक्ट देख ले रहे हैं। जब प्रोजेक्ट खरीदें तो फिर उसमें जो एमिनिटीज़ हैं वो क्या क्या मिल रही हैं, उनके जो प्राइजेस हैं उसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए आप आगे का कदम उठाएं, उसके बाद ही अपना फैसला लें। सर कुछ कॉलर्स के सवाल यहाँ पर दोबारा आ गए, तो चलिए एक एक करके उन कॉलर्स के सवाल हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं। पुणे से मनीषा राव हैं, ये कह रहे हैं कि क्या घर खरीदने के लिए लोन ब्याज घटने तक का इंतज़ार करना सही है? सर क्या कहना है सर इस पर? सर मार्केट हो या कैपिटल मार्केट्स हो या प्रॉपर्टी मार्केट, टाइम करना दोनों ही मार्केट को बहुत ही रिस्की है, राइट। इंटरेस्ट रेट डेफिनेटली को एक हम लोग ध्यान रख सकते हैं, राइट, अपार्ट फ्रॉम इंटरेस्ट रेट। बट होम प्राइसेस इन जनरल देखा गया है कि या तो प्लॉट्स अगर आप ले लें या रियल एस्टेट में भी ले लें, प्राइसेस बहुत ज़्यादा फॉल नहीं करते हैं, राइट। तो अगर आपका इनकम जो है वो अलाउ करता है, आप कंफर्टेबल हैं उस ईएमआई पे, और एक ऐसा प्रोजेक्ट मिल रहा है जो आपके रिक्वायरमेंट्स को और आपके लोकेशन में फिट बैठ रहा है, तो आप उसको ले लीजिए। जैसा कि हमने इस पूरे अपने इसके शुरुआत में ही देखा, 85 लाख का प्रोजेक्ट जो है वो आज के दिन में 1.65 का था। तो अगर आपके लोकेशन पे मिल रहा है, आपकी ज़रूरत पे मिल रहा है, आपके ईएमआई में आपके फिट बैठ रहा है, तो आप ले लीजिए, क्योंकि फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट रहता है, राइट। तो इंटरेस्ट रेट के कारण आप अपना फाइनेंस डिसीजन, ये लॉन्ग टर्म डिसीजन है, राइट, और इमीडिएट इंटरेस्ट रेट को देख करके आप उसमें डिसीजन के लिए ना रुकें। मोस्टली जो आपके घर लिए जाते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिहाज से लिए जाते हैं, और जो लोन भी लिया जाता है वो भी लॉन्ग टर्म के लिहाज से लिया जाता है, और मोस्टली फ्लोटिंग रेट जो होता है वो यहाँ पर लागू होता है, उसके चलते ही एक तरह से यहाँ पर लोन लिया जाता है। तो फिर आप अप्रभावित होकर घर खरीदना चाहते हैं तो फिर आप लोन के ब्याज घटने का, जो ब्याज दर है उनके घटने का इंतजार ना करें, आप प्रॉपर्टी में सीधे सीधे यहाँ पर खरीद सकते हैं। बाकी आप ज़रूर चेक करें कि उसमें क्या क्या एमिनिटीज़ मिल रही हैं और क्या क्या चीज़ें हैं। बाकी बैंक से आप लोन इंटरेस्ट की जो ईएमआई हैं उसको भी एक बार देखें कि किस तरह से उसमें एक तरह से जो ब्याज हैं वो आपको मिल रही हैं। अफोर्डेबल जो रहेगा वो ज़्यादा साधन आपके लिए बेहतर होगा। सर रवि कुमार हैं दिल्ली से, ये कह रहे हैं कि जब कीमतें इतनी बढ़ गई हैं तो रेडी टू मूव बेहतर है या फिर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी यहाँ पर बेहतर ऑप्शन होगा? सर इस पर क्या रहेगी राय आपकी? सर हमने शुरुआत में भी इस पूरे अपने एपिसोड के शुरुआत में भी बात करी कि रेडी टू मूव प्रॉपर्टी जो है वो सेफर रहता है फ्रॉम पर्सपेक्टिव की जो दिखता है वही आपको मिल भी रहा है,
राइट, कंस्ट्रक्शन डिले नहीं है, जीएसटी अप्लाई नहीं हो रहा है उन सब उस पे आपके बाय पे, राइट। और इसीलिए शायद वो थोड़ा कॉस्टली रहेगा। रेडी टू मूव प्रॉपर्टीज जो है वो कॉस्टली रहती हैं, 15% 20% तक भी, राइट। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी आपको चीप मिलेगी देन द रेडी टू मूव। आपको स्टैगर्ड पेमेंट करने का मौका मिलेगा, राइट। बट डेफिनेटली देर इज़ अ रिस्क, राइट, कि डिले हो सकता है, क्वालिटी में इशू आ सकती हैं, राइट। जीएसटी आपको 5% उस पर लगेगा, राइट। तो ज़रूर आप ये देखें कि जो बिल्डर है उसका जो प्रोजेक्ट है वो रेरा अप्रूव्ड है, राइट, और उसकी डिलीवरी ट्रैक रिकॉर्ड कैसी रही है, उसका क्वालिटी ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रहा है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो, अगर आप अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में जा रहे हैं तो एक ड्यू डिलिजेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि उस प्रोजेक्ट से नहीं, उस प्रोजेक्ट के पीछे जो रहा है उस डेवलपर का, उसके ऊपर डिलिजेंस करना बहुत ज़रूरी है। डेवलपर की एक बार R&D ज़रूर कर लीजिए, उसका ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए, इतिहास उसका क्या कहता है, उसने कितने समय में प्रॉपर्टी जो है वो कंप्लीट करके दी है, तब जाके अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में आप एक तरह से एंटर कर सकते हैं। सर, जयपुर से कृति मल्होत्रा हैं, ये कह रही हैं कि अब नई लॉन्चिंग में सिर्फ 1 करोड़ से महंगे ऑप्शन ही मिल रहे हैं, क्या अफोर्डेबल घर का दौर अब ख़त्म हो गया है? सर, क्या कहेंगे इस पर सर? सर हमने काफ़ी इस पे बात तो करी है, चर्चा करी है इस पूरे उसमें। डेफिनेटली सर, मिड सेगमेंट का जो सप्लाई है वो श्रंक किया है, राइट, इन द लास्ट फ्यू इयर्स। डेवलपर का भी जो फोकस है सर वो थोड़ा प्रीमियम प्रोजेक्ट्स की तरफ रहा है, क्योंकि डेफिनेटली प्रीमियम प्रोजेक्ट्स गिव्स अ हायर रिटर्न, राइट, और सेल जल्दी हो रहा है, जैसा आपने बताया शुरुआत में, डीएलएफ का विद इन वीक्स बिक रहा है। तो लेकिन जो आउटस्कर्ट्स हैं या जो इमर्जिंग कॉरिडोर है, वहाँ पे आपको फिर भी कुछ प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं जो कि इस प्राइस रेंज में मिले, राइट। लेकिन हाँ, डेफिनेटली वो सिटी सेंटर से थोड़ा दूर होगा, बट या मतलब ऐसा नहीं है कि न्यू लॉन्चेस सारे के सारे बहुत महंगे होंगे। करोड़ प्लस में हो सकता है 2 BHK और 2.5 BHK तक मिलते हैं। सर, करोड़ की बात हो रही है, लोग भी अब सुन के थोड़ा सा मेरे ख्याल से उन्होंने अपने दिमाग में रख ही लिया है कि जो अफोर्डेबल घर भी होंगे वो 1 करोड़ से कम नहीं होंगे। सर, क्या इसका एक तरह से फ़ायदा उठा के जो कुछ बिल्डर्स होते हैं वो कभी कभी जानबूझकर प्रीमियम का टैग लगा देते हैं उसमें और तब उसको बेचते हैं? सर सिर्फ टैग, आज के दिन में सर सिर्फ टैगलाइन से काम नहीं चलता है। डेफिनेटली डेवलपर्स जो हैं वो हाई एंड प्रोजेक्ट्स में प्रॉफिटेबिलिटी उनकी अच्छी है, और जिस तरीके का डिमांड आ रहा है तो वो लेस रिस्की हो गया है डेवलपर्स के लिए, राइट। और प्लस अभी सर एनआरआईज का डिमांड है, राइट, बिकॉज अब रेरा और इन सब के आने के कारण एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी जो है वो एनआरआई कस्टमर्स में भी आया है कि हाँ डिलीवर हो जाएगा प्रोजेक्ट, तो एनआरआई डिमांड भी आया है, राइट। और इन्वेस्टर्स जो है वो सारे के सारे ब्रांडेड में डालना चाहते हैं, तो बिल्डर्स जो है वो शिफ्ट किए हैं, राइट, टुवर्ड्स लग्जरी बाय गिविंग मोर एमिनिटीज, बेटर प्रोडक्ट, राइट, डिजाइन बाय बेटर आर्किटेक्ट्स। तो ये सारा कुछ हुआ है, तो इट इज़ नॉट ओनली कि सिर्फ ब्रांड हुआ है, राइट। लैंड कॉस्ट हैज़ ऑल्सो प्लेड अ लॉट ऑफ रोल यहाँ पे सर। तो इस तरीके के प्रोजेक्ट्स में सिर्फ ब्रांडिंग ही नहीं है, एक्चुअल चेंजेस हैं सर ऑन ग्राउंड। एक्चुअल चेंजेस हैं ऑन ग्राउंड, इसीलिए मेरे ख्याल से जो आपके जो प्राइसेस हैं प्रॉपर्टी के वो लगातार यहाँ पर बढ़ रहे हैं। सर, लग्जरी का सेगमेंट जो है वो अब धीमे धीमे इतना बढ़ता जा रहा है, किसी भी आप टियर 1 शहर में देखेंगे तो वहाँ पर लग्जरी सेगमेंट के घर जो हैं वो ज़्यादा दिखते हैं। अफोर्डेबल की तो थोड़ी सी बात यहाँ पर पिछड़ती हुई नज़र आ रही है। सर, क्या बिल्डर्स अब सिर्फ हाई एंड मार्जिन प्रॉपर्टी पर ही फोकस करें इसी वजह से, क्योंकि लग्जरी की डिमांड भी थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ रही है? सर डिमांड एक है सर, पर ऊपर सर दूसरा, वेदर इट बी लैंड या फिर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, राइट, आप कॉस्ट साइड भी देखेंगे तो बढ़ गया है, राइट। और इन इंडिया सर, अभी इंडिया में क्या हुआ है कि जो हमारा एक अच्छी किताब है सर, वो फॉर्च्यून एट द बॉटम ऑफ पिरामिड। तो डेफिनेटली इंडिया का फॉर्च्यून उस तरीके से चेंज हो रहा है, बॉटम ऑफ पिरामिड हैज़ ऑल्सो इंक्रीज्ड, जिसमें कि और पर कैपिटा इनकम ऊपर जा रहा है, तो डेफिनेटली अफोर्डेबिलिटी उधर की तरफ थोड़ी शिफ्ट तो हुई है। तो बट सर लग्जरी प्रोडक्ट्स डेवलपर को आज के दिन में एटलीस्ट इन टियर 1 सिटी तो नेसेसिटी हो गया है, अगर आपको वो मार्जिन्स बनाने हैं तो।
राइट। और इजी भी है बेचना आज के दिन में इन टीयर 1 सिटी। टीयर 2 सिटी में फिर भी वी कैन सी प्राइसेस थोड़ा फिर भी वहाँ से कम है तो बेटर है। सर जीएसटी का भी यहाँ पर थोड़ा सा असर देखने को मिला था। सितंबर में ही जीएसटी कट का अनाउंस किया गया था और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो थी वो थोड़ी सी यहाँ पर कम हुई थी। हालांकि ओवरऑल अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखें तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ी है, लेकिन हाल का जो जीएसटी में जो कटौती की गई थी और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो थी वो कमी लाई गई थी उसमें, उसका क्या कुछ सर असर आप देख सकते हैं आगे चल के? जो अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट ले लीजिए या फिर रियल एस्टेट के जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, प्रीमियम प्रोजेक्ट्स हैं, उनकी कॉस्ट में कुछ कमी आएगी इस जीएसटी कट के बाद? सर डेफिनेटली कुछ कॉस्ट में इम्पैक्ट तो है, इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट है। पॉजिटिव एज इन रिडक्शन आएगा कॉस्ट में हमारे। इससे अभी ये देखना रह जाता है कि कितना पास ऑन हो पाता है कस्टमर्स को, राइट। बट डेफिनेटली इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा सर। हम और इंडस्ट्री जो हमारा रहा है रियल एस्टेट के डेवलपर्स के तरफ से काफ़ी दिन से ये डिमांड रही है कि इसको एक इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाए, ताकि हमारे लिए पहले जैसे कॉस्ट जो जीएसटी लगता था उसको पास ऑन होता था, बट आज के दिन में जीएसटी जो लगता है वो प्योर प्ले कॉस्ट है डेवलपर के लिए। तो डेफिनेटली रिडक्शन इन जीएसटी leads into reduction in the overall cost, and that will get on past. I completely बिल्कुल। ऑलराइट, जीएसटी का जो असर यहाँ पर अभी देखने को मिला था वो देखते हैं कब तक मिलता है। हालांकि फैसला तो आ गया था, लेकिन अल्टीमेटली जो एंड कंज्यूमर है उसको ये फ़ायदा मिलता है या नहीं मिलता है ये देखना होगा आगे चल के। सर क्या साल 2025 और 26 में रियल एस्टेट की जो कीमतें हैं और बढ़ेंगी या फिर ब्याज दरों में जो स्टेबिलिटी होने से बाजार में सुधार की उम्मीद की जा सकती है? यहाँ पर क्या कहना है सर इस पर? सर इसमें 2-3 फैक्टर्स को मैं बताना चाहूँगा। एक तो सर आरबीआई के तरफ से अभी बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आए हैं जो कि डेवलपर्स को बाहर से फंडिंग के लिए काफ़ी सारे चेंजेस किए हैं। उसके कारण क्या है कि डेवलपर सर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग डेवलपर्स के लिए रिड्यूस होगा, राइट, एंड फंड की अवेलेबिलिटी बढ़ेगी, राइट। वो एक पॉजिटिव फैक्टर रहेगा, राइट। जीएसटी अनदर, राइट। तो ऑन द फाइनेंस साइड ऑफ इट जो इंटरेस्ट कॉस्ट है प्लस जीएसटी जो कि एक डेवलपमेंट के ऊपर कॉस्ट है, इन दोनों में ही पॉजिटिव हिट है, एंड देयरफॉर इसका इम्पैक्ट आएगा सर मार्केट पे। प्राइस ऐसे भी सॉफ्टन हो रहा है और इस कारण से भी थोड़ा डेवलपर्स प्राइस पास ऑन करेंगे सर, कम होगा। चलिए फिंगर्स क्रॉस से उम्मीद की जा सकती है कि जो डेवलपर्स हैं अल्टीमेटली जो जीएसटी कट है या फिर आरबीआई रेपो रेट कट अगर आगे चल के होता है तो उसका जो फ़ायदा है वो अल्टीमेट एंड कंज्यूमर्स को यहाँ पर पास ऑन करते हुए दिख सकते हैं। सर लास्ट क्वेश्चन जाते जाते हैं सर आपसे ये रहेगा, मिडिल क्लास जो है अभी वो ख़रीदार जो है अभी यहाँ पर अभी घर खरीदने के लिए उसके लिए सही वक्त है या अभी कुछ साल और इंतज़ार करें, थोड़ा समय का और इंतज़ार करें जब प्राइस हो सकता है कि कूल डाउन हो जाए? ऐसी एक्सपेक्टेशन कोई लग रही है कि वो उसको अभी खरीदना चाहिए या अभी थोड़ा सा और इंतज़ार करना चाहिए? सर ये सारा जो अभी हम लोगों ने जस्ट बात करी है, राइट, ये स्टेबलाइजेशन जो है ये जल्दी ही आएगा, राइट, और इससे मॉडरेटली इम्पैक्ट आएगा, फॉर श्योर आएगा, राइट। और आरबीआई का जो रेट स्टैंस रहा है वो अभी तक तो ऐसे न्यूट्रल रहा है, इन्फ्लेशन जो है वो ईज हो रहा है सर, राइट। तो एंड यूज़र डिमांड स्ट्रांग है दूसरे तरफ, राइट। तो डिमांड अपने तरफ स्ट्रांग है, सप्लाई साइड में आपको सॉफ्टनिंग है, थोड़ा एक करेक्शन आएगा, लेकिन ये करेक्शन बहुत जल्दी ही आ जाएगा, राइट। लॉन्ग टर्म में इसको वेट करने की ज़रूरत नहीं है। और जैसा हम लोगों ने बात करा कि अगर इंटरेस्ट रेट की बात करें जिसको देख करके बहुत लोग डिसीजंस टालते हैं, राइट, उनको डिसीजन ये लेना चाहिए कि आज के दिन में हमारा इनकम उसके बेसिस पे हमारा ईएमआई अगर सही है, लोकेशन हमें अगर सही मिल रहा है, बिकॉज आपको लॉन्ग टर्म के लिए वो ले रहे हो, तो अगर लोकेशन आपको सही है, प्रोडक्ट आपके मतलब से मिल रहा है जो कि आपके परिवार को जिस तरीके से रहन सहन है उसको फिट बैठता है, तो इसको बहुत ज़्यादा टालना नहीं चाहिए, क्योंकि प्रोजेक्ट्स बिक जाते हैं और फिर आपको और बाहर जाना पड़ेगा शहर के या दूसरे प्रोजेक्ट्स में जाना पड़ेगा। तो ये लॉन्ग टर्म डिसीजन है, इसको बहुत ज़्यादा टालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके बजट्स में बैठ रहा है और ये सारे फैक्टर्स इंक्लूडेड है तो बिल्कुल खरीदिए। और रियल इस्टेट डेफिनेटली इज़ अ गुड इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव एज वेल।
रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट इज़ अ गुड इन्वेस्टमेंट। अगर लॉन्ग टर्म में देखें या शॉर्ट टर्म में देखें तो आगे उसको फ़ायदा आपको मिलता ही हुआ यहाँ पर दिखता है। अमृतांशु सर, आपने आज बहुत बारीकी से कई सारी चीज़ों पर क्लैरिटी दी है। अफोर्डेबल हाउसेज, ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर लगातार अफोर्डेबल अब नहीं रहे हैं, थोड़ी थोड़ी इसकी डिमांड जो है वो बढ़ रही है, सप्लाई जो बढ़ रही है, उसकी वजह से जो इसका इम्पैक्ट जो है वो प्राइसेस पर बढ़ता हुआ दिख रहा है। लेकिन अभी का टाइम इज़ द राइट टाइम, क्योंकि आगे चल के हो सकता है कि वो और ज़्यादा बढ़ जाए और धीमे धीमे करके उसमें प्राइसेस में इंक्रीमेंट होता हुआ दिखे प्रॉपर्टी के दामों में, एक तरह से अगर देखा जाए तो। सर, आपने आज इस शो में शिरकत की, बहुत बड़ी बड़ी जानकारी दी, बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि सर आप आगे भी चल के कई सारे हमारे जो शोज़ होंगे इसमें प्रॉपर्टी जंक्शन से जुड़े हुए, उसमें आप जुड़ेंगे और हम लोग को तमाम जानकारियों से रूबरू कराएंगे, हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन करेंगे। सर, आज इस शो के में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद अभिषेक जी, थैंक यू सो मच। तो एक समय था जब 1 करोड़ का घर सपने की तरह लगता था, आज वही ज़रूरत बन चुका है। घर की कीमतें सिर्फ ईंटों की नहीं, उम्मीदों की भी कहानी कहती है। तो अगली बार जब घर देखने के जाएं, दाम से पहले सही फैसला देखिए। आज के एपिसोड में इतना ही। कैसा लगा ये शो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो फिर मिलेंगे अगले हफ्ते प्रॉपर्टी जंक्शन में रियल एस्टेट की नई दिशा के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।